नमस्कार साथियों, मैं शिवम निखरा आप सभी का पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भोजन एवं स्वास्थ्य की सीरीज को कवर कर रहे हैं MCQs के माध्यम से। यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट की और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को आप हमारे चैनल पेपरलेस स्टडी पर देख सकते हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा, MP-TET, UP-TET या C-TET की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक संक्रमणीय बीमारियों का कारण बनता है? पहला है वायरस, जीवाणु, कवक या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। और अगर यहां पर हम बात करते हैं कि कौन सा जो है संक्रामक या संक्रमणीय बीमारियों का कारण बनता है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संक्रामक या संक्रमणीय बीमारी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संक्रामक रोग ऐसी बीमारी है जो सांसर्गिक होती है। कैसी होती है? सांसर्गिक होती है। और इसका अगर हम अर्थ देखते हैं कि अर्थ क्या होता है, तो कुल मिलाकर अगर मैं हिंदी भाषा में या अपनी भाषा में कहूं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जैसे कि कोरोना जो है वायरस है, कोरोना वायरस जो है वो संक्रामक है। कैसा है? संक्रामक है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। तो इस बीमारी को हम या इस प्रकार की बीमारियों को हम संक्रमणीय बीमारी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बीमारी है जो ऐसे कारण बनाती हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो वायरस भी इसका माध्यम होता है, जीवाणु भी है और कवक भी है। तीनों के तीनों यहां पर सही होते हुए नजर आते हैं। जैसे जीवाणु या बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय वाले जीव होते हैं जो आपके स्ट्रेप में, गले में और भी कई जगह से संक्रमण फैलाते हैं और बीमारियों का क्या बनते हैं? कारण बनते हुए नजर आते हैं। अगर हम वायरस की बात करते हैं, वायरस को अगर आप देखते हैं तो यह वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और कई सारी बीमारियों का कारण भी बनता है। वायरस अगर आप देखा जाए तो सर्दी से लेकर जो आपकी सर्दी हो जाती है, आम सर्दी, उससे लेकर एड्स तक या फिर कोरोना तक ये वायरस से ही होता है। ये भी संक्रमणीय ही बीमारी है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कवक की, तो कवक भी बिल्कुल जब आप देखते हैं तो कवक में भी अगर आप देखें तो पाएं जैसे कि आपको एक फंगल नेत्र इन्फेक्शन हो जाता है और कई सारी बीमारियां जो होती हैं वो कवक से हो जाती हैं और ये कैसी होती हैं? संक्रमणीय होती हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। नेक्स्ट है, अन्य खनिजों की तुलना में शरीर को किन खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? सल्फर और आयरन, कैल्शियम और आयोडीन, फास्फोरस और मोलिब्डेनम और सोडियम और पोटेशियम। देखिए, यहां पर हम प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। देखिए, जो खनिज होते हैं वो विटामिन सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं। विटामिन सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वे खनिज जिनकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उनमें अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि आपको सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये इत्यादि चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इनमें से भी अगर आप प्रमुख रूप से देखते हैं तो आपको कैल्शियम मिल जाता है देखने को, ठीक है। कैल्शियम के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा देखने को। मैग्नीशियम के साथ अगर और भी देखना चाहते हैं तो फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनकी चीज़ें भी होती हैं। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण एक खनिज होता है। हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है खनिज, सबको पता है ये बात तो। और जो आपका रक्तचाप है या कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है उसको नियंत्रित करने के लिए भी, और अगर कहें तो जो आपका हार्ट है यानी कि आपका जो
हृदय है उसके जो स्वास्थ्य है या जो स्वास्थ्य संबंधी चीजें होती हैं उसको भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है कैल्शियम। कैल्शियम की बात अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये हमारे जो हृदय है उसको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। साथ में मस्तिष्क और गुर्दे के लिए भी यह आवश्यक होता है। इसके अलावा जो फास्फोरस है, फास्फोरस भी अगर आप देखें तो आपको हड्डियों में भी इसका जो है कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। साथ में दांतों के लिए भी यह आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से चीजें आपको नजर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन होने वाले रोग की पहचान करना है आपको कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है बेरी और चौथा ऑप्शन है सूखा रोग। देखिए यहां पर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपके लिए रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, या इसको हम वर्णांधता रोग भी कह सकते हैं। कौन सा? वर्णांधता। ठीक। अगर हम बात करते हैं विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी। अगर आप बात करें कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से आप देखेंगे तो आपको मिलता है स्कर्वी रोग, जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से अगर आप देखेंगे तो विटामिन डी की कमी से आपको सूखा रोग या रिकेट्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी आपको जो सूर्य की किरणें होती हैं जो सुबह के समय निकलती हैं उससे क्या है हमें विटामिन डी मिलता है हमारे शरीर को। विटामिन सी के लिए आपको जो संतरा वगैरह होता है या खट्टे फल जो होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, इन चीजों से आपको विटामिन सी की भी पूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की आपको पहचान करना है कि कौन कौन से जो स्रोत हैं वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है चीनी, चौथा ऑप्शन है केला। तो देखिए अगर आप यहां पर बात करते हैं तो आपको चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है 1 और 2, दूसरे ऑप्शन में कहा गया है दूसरा और तीसरा, तीसरे ऑप्शन में कहा गया है आपसे तीसरा और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही आंसर होता हुआ नजर आता है। देखिए हम बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च की अगर आप बात करेंगे तो स्टार्च में आप पाएंगे कि जो अनाज होता है वो आपका स्टार्च मिलता है वहां। जैसे कि अगर अनाज में अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, गेहूं है जैसे कि, ठीक है, चावल होता है या फिर आप कहें मक्का, तो ये भी क्या है अनाज के अंतर्गत आते हैं। अनाज के अलावा जो हम मोटे अनाज जो होते हैं उनमें भी आपको ये चीज देखने को मिलती है। मोटे अनाज की अगर आप बात करते हैं जैसे कि मोटे अनाज में आपका बाजरा आता है, बाजरा के साथ आपका जौ आता है, ठीक है, तो ये मोटे अनाज हो जाते हैं। इसके अलावा जो और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा जो चीनी है, जैसे कि चीनी में अगर आप देखेंगे, चीनी में आप क्या पाएंगे कि जो आपका गन्ना है तो गन्ने में आपको उसकी मात्रा देखने को मिल जाती है। चुकंदर में आपको देखने को मिल ही जाता है। चुकंदर के अलावा आपको अन्य जो फल वगैरह हैं, दूध वगैरह है, दूध के साथ शहद है, मधुमक्खी वाला जो शहद आता है, वो शहद इत्यादि चीजें हैं, इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं सेल्यूलोज की, और अगर आप सेल्यूलोज की चर्चा करते हैं तो सेल्यूलोज में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ये आपको सेल्यूलोज कहाँ से मिलेगा, तो फल से मिल जाता है, आपको ये सब्जियों से भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं और इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है और एक प्रचुर मात्रा आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी विषाणु के कारण होती है? जुकाम, पोलियो, चेचक और तपेदिक यानी कि टीबी। देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में 4 तो आपको बीमारियां दी गई हैं कि विषाणुओं के कारण कौन सी होती है। अब 4 आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और
बी यानी कि पहला और दूसरा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दूसरा और तीसरा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहला दूसरा चौथा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है पहला दूसरा और तीसरा। इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। डी वाला एकदम सही है। देखिए तपेदिक यानी कि टीबी, टीबी की बात करते हैं तो टीबी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ना कि विषाणु के कारण। टीबी जो रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, आपने इसका नाम सुना होगा, और जीवाणु के कारण ये होता है। और अगर हम बात करते हैं जो जुकाम है, ठीक है, सामान्य फ्लू होता है जो कि राइनो वायरस के कारण होता है, पोलियो है या चिकन पॉक्स है, ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। तो वायरस के कारण जो बीमारियां होती हैं उनमें जुकाम, पोलियो और चेचक देखने को मिल जाती हैं, जबकि तपेदिक यानी कि टीबी जो है वो जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है, स्थूल पोषक तत्व है, सूक्ष्म खनिज है, सूक्ष्म पोषक तत्व है और स्थूल खनिज है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थूल पोषक तत्व। शरीर को स्थूल पोषक तत्वों की बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और इन पोषक तत्वों के लिए उदाहरण के रूप में आप देखना चाहते हैं तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको देखने को मिल जाता है वसा, प्रोटीन, ये चीजें क्या होती हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन स्थूल पोषक तत्व बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन समृद्ध आहार नहीं है? जो प्रोटीन समृद्ध आहार नहीं है, नहीं पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास पनीर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास दलहन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास शुद्ध घी और चौथा ऑप्शन है आपके पास मांस यानी कि मीट। देखिए आप बात करते हैं हम आपसे, और बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। इससे क्या है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा वैसे तो आपको देखने को मिलता है सोयाबीन में, और सोयाबीन में अगर आप देखेंगे तो 43% के अराउंड आपको प्रोटीन देखने को मिल जाता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा होता है। और मध्य प्रदेश राज्य को इसी कारण से सोया स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। वैसे मध्य प्रदेश राज्य को आपका हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पर अभी हम फिलहाल में प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन में अगर आप देखें तो जो घी होता है, घी प्रोटीन का समृद्ध स्रोत नहीं होता है। ठीक है, घी अगर देखा जाए तो वसा का स्रोत होता है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो पनीर है आपका, जो दलहन है आपकी, जो दालें वगैरह होती है, या जो मांस या मीट है, वो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही हैं, बाकी जो घी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी और रेबीज। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। रेबीज जो है वो एक वायरल बीमारी है। ठीक है, और अगर रेबीज की चर्चा करते हैं हम, तो ये मनुष्यों और जो अन्य स्तनधारी हैं उनमें मस्तिष्क की तीव्र जो सूजन होता है, उस सूजन का कारण भी बनती है। और अगर हम इन ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे कि स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया या रतौंधी हो गया, तो इनकी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की हुई है। ठीक है, स्कर्वी, रिकेट्स और रतौंधी की हमने चर्चा की हुई है कि किसकी कमी से, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो अगर आप देखें तो बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कर्वी, रिकेट्स और रतौंधी, ये विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में है। जबकि रेबीज जो है वो आप देखते हैं तो ये संक्रमित जानवरों के माध्यम से फैलता है, जैसे कि किसी संक्रमित कुत्ते के माध्यम से, किसी संक्रमित
लोमड़ी के माध्यम से या चमगादड़ के माध्यम से, इनके माध्यम से क्या है, रेबीज फैल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में सहायक है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी और कुपोषण। थाइमीन की अगर हम बात करते हैं तो थाइमीन जो है आपका वो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। थाइमीन बेरी रोग के इलाज में सहायक है। इसके इलाज में, बेरी के इलाज में सहायक है। बेरी विटामिन B1 की लंबे समय तक कमी के कारण होता है और यह देखा जाए तो हृदय घात का कारण भी बन सकता है। बेरी की अगर हम बात करते हैं तो बेरी भी दो प्रकार का होता है। एक होता है नम बेरी और एक होता है आपके पास शुष्क बेरी। तो दो प्रकार का आपको बेरी देखने को मिल जाता है। एक होता है नम और दूसरा होता है शुष्क बेरी। इसमें अगर आप देखें तो लक्षण आपको देखने को मिलता है कि आपकी जो हृदय की गति है और उस गति का क्या हो जाना, तेज हो जाना। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जो पैर होते हैं आपके वो सूज जाते हैं, यानी कि उनमें स्वैलन आ जाती है। स्वैलिंग जो होती है वो आ जाती है, सूजे हुए पैर इस प्रकार से आपको इनमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा शरीर में दर्द होना, उल्टी होना, ये दो नॉर्मल सी चीजें हैं और ये दो आपको मैंने प्रमुख चीजें बताई हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके लक्षण भी देखने को आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व जो ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु आवश्यक है, कौन सा सही होगा? विटामिन और खनिज, वसा और विटामिन, लौह और पोटेशियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खनिज और विटामिन। देखिए, आपको एक चीज तो पता ही होगी कि जो हमारा शरीर है वो एक मशीन की भांति कार्य करता है, या हम कह सकते हैं कि मशीन की तरह ही हमारा शरीर है, जिसे टाइम टू टाइम, समय समय पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और खनिज और जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा का प्रबंध करते हैं या हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो खनिज और विटामिन का कार्य ही ऊर्जा प्रदान कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा दस्त, लू या अत्यधिक उल्टी के कारण पानी की अत्यधिक कमी से पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में हमें उसे क्या देना चाहिए? पहला ऑप्शन है पैरासिटामोल, दूसरा ऑप्शन है पपीते का छिलका, तीसरा ऑप्शन है गिलोय की पत्ती और चौथा ऑप्शन है आपके पास ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता है। इस प्रश्न का उत्तर सही है डी, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दस्त हो, लू हो या अत्यधिक उल्टी होने का कारण हो, तब हमें पता होना चाहिए कि जो है पानी की जो कमी हो जाती है शरीर में, उस स्थिति में हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को ये हो जाता है समस्या, तो इस समस्या से निदान के लिए आपको उसके लिए ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना चाहिए। यहाँ पर बात की गई है गिलोय के बारे में, तो मैं आपको गिलोय के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि गिलोय भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गिलोय जो है वो एक लता होती है बेसिकली, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते पान की तरह होते हैं। वैसे इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन गिलोय के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसकी लता होती है, पत्ते पान की तरह होते हैं, और अगर बात करते हैं तो आयुर्वेद में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आयुर्वेद में इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इसका नाम अमृता कहा गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? गिलोय का दूसरा नाम अमृता भी है। अमृता नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें अमृत के समान कई सारे गुण हैं, इसलिए इसका नाम अमृता पड़ा। इसके अलावा चक्रांगी इसका नाम होता है। ठीक है,
चक्रांगी के साथ अगर आप बात करते हैं तो छिन्न रोहा जो है इसका नाम होता है, या गुडुची इसका नाम होता है। तो ये इसके अन्य नाम भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल खाद्य का कार्य नहीं है? यह मल त्यागने में मदद करता है, यह शरीर को खनिज और ऊर्जा देता है, यह कब्ज होने से रोकता है, और यह शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह शरीर को खनिज और ऊर्जा देता है। तो यहां पर आपको बताना था कि कार्य नहीं है, कार्य नहीं है। तो देखिए कार्य क्या क्या हो जाएंगे, आपको तो ये पता पढ़ना चाहिए कि क्या क्या कार्य होने चाहिए। तो भैया आपको पता है कि यह मल त्यागने में मदद करता है, कब्ज होने से भी रोकता है, साथ में शरीर में जो पानी की मात्रा है उसको बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह हमारे पाचन तंत्र के लिए, इसके लिए पाचन तंत्र को साफ करने के लिए काम करता है, और पाचन संबंधी जो रोग हैं उन रोगों से भी हमारी रक्षा करता है या हमें बचाता है। इसके अलावा ये जो है रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के उस भाग को क्या नाम है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है? पहला है नेत्रपटल, दूसरा है पूर्ण आंख, तीसरा है रेटिना, और चौथा है ऑप्टिक नर्व। देखिए अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो करंटली ऐसा कोई वे नहीं है जिससे पूरी की पूरी आंख को ट्रांसप्लांट किया जा सके। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, क्या होता है? कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। कॉर्निया को क्या करते हैं, जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट मतलब जो आंख के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉर्निया वाले पार्ट को उसको ही ट्रांसफर करते हैं, उसका ही स्थानांतरण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नेत्र पटल को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। और कॉर्निया के कारण ही क्या है, कॉर्निया को ही बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि उदाहरण हैं किस चीज के हैं? प्रोटीन के हैं, खनिज पदार्थ के हैं, विटामिन के हैं और वसा के हैं। इस प्रश्न की सही बात करते हैं, सही क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होता है। और अगर यहाँ पर आप बात करते हैं, हमारे शरीर के लिए कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि चीजों की आवश्यकता, इत्यादि सारी खनिजों की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होती है, और हमें स्वस्थ रखने के लिए ही खनिज बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो स्वस्थ हम जब रहेंगे जब हमारे शरीर में खनिज होंगे। देखिए बात करते हैं, आयरन जैसा जो खनिज होता है वो हमारे लिए रक्त के निर्माण में सहायक होता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें पता है एनीमिया नाम का एक रोग होता है आयरन की कमी से। अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम नाम का एक खनिज होता है, कैल्शियम नाम के खनिज की बात करते हैं जिससे आपको हड्डियों में मजबूती मिलती है, हड्डियों और दांतों के लिए मजबूत बनाता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम वगैरह जो है खनिज हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि इत्यादि प्रकार के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के जो हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 60 तक हम अगले वीडियो यानी कि कल की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पेपरलेस स्टडी पर। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी टेट की तैयारी के लिए अभी हमारे तरफ से टेट सीरीज लॉन्च की गई है, और आप इस टेट सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं हमारी वेबसाइट paperlessstudy.com पर, या फिर आप हमारे ऐप पेपरलेस स्टडी को YouTube
सॉरी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने पर आपको टोटल 65 ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको संस्कृत भी मिल जाएगा, अंग्रेजी भी मिल जाती है और हिंदी भी मिलेगी। साथ में जो 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं जो सबके कॉमन रहेंगे, मैथ है, एनवायरनमेंट है और सीडीपी है, ये तो आपको मिलेंगे ही। साथ में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों विषय भी आपको देखने को मिल जाएंगे मात्र 499 रुपए में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो आपको हमारे इस नंबर पर मैसेज करना होता है, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए और हम आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आपको इसको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का भी यूज करते हैं तो अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम शिवम नीघरा है, और अगर देखा जाए अगर आप अनअकैडमी पर भी प्लस कोर्स अगर लेने का सोच रहे हैं तो इस कोड का यूज करें, शिवम गुप्ता -7079 का यूज कर सकते हैं, और इस कोड का यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप चाहते हैं, 10% से भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको चाहिए है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप मैसेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिलवाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। कल मिलते हैं।